हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज़ C6 का पार्ट 6 छठा पार्ट है। ये हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। पार्ट 5 जो था वो गुणोत्तर माध्य का परिचय हमने देखा था और पार्ट 6 जो है हरात्मक माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। समांतर माध्य में हमने क्या पढ़ा था? मूल्यों का योग बटा मूल्यों की संख्या। जितने भी श्रेणी के मूल्य हैं सबका योग करते थे और जितने भी मूल्य हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, उस नंबर से हम डिवाइड करते थे। यहाँ पर इसका थोड़ा सा उल्टा है ना। थोड़ा सा ये कंपैरिजन इस तरफ हम देखें, फिर इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हम बना लेंगे। ए एम समांतर माध्य का सूत्र क्या था? सिग्मा एक्स ओपन एन। ठीक। अब एच एम में मैंने आपको ये बताया कि इसको सब उल्टा कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो एन ऊपर ले जाएं, सिग्मा वाला पोर्शन नीचे ले आते हैं। ठीक है ना। फिर एक्स को भी रेसिप्रोकल, उसका भी व्युत्क्रम कर देते हैं, तो सिग्मा भी 1/x कर देते हैं। तो एच एम को देखिए, उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल, एच एम ए एम की जगह एच एम। आर ई सी रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। किसका? इसको उल्टा करने का कहा है ना, तो इसका व्युत्क्रम। इसमें भी मैं कह रहा हूं x को भी व्युत्क्रम करना है, इसको भी 1/x। तो 1/x की जगह इसको भी हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल है ना, उसका रेसिप्रोकल करें, फिर उसका टोटल करें, डिवाइड बाय n करें और फिर रेसिप्रोकल करें। ठीक है। परिभाषा क्या बना सकते हैं? किसी श्रेणी के व्युत्क्रम के समांतर माध्य, ये श्रेणी के मूल्यों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का समांतर माध्य क्यों कहा? क्योंकि जिसको भी जोड़ दो और बटा n करो तो समांतर माध्य होता है। तो ये समांतर माध्य किसका हुआ? मूल्यों के व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल का समांतर माध्य और उसका व्युत्क्रम अर्थात उसका भी रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? एच एम। यही परिभाषा लिखी। समंग श्रेणी के विभिन्न मूल्यों अर्थात x के व्युत्क्रमों अर्थात 1/x के समांतर माध्य अर्थात सिग्मा 1/x/n, ये समांतर माध्य हो गया। के व्युत्क्रम, ये उसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो फॉर्मूले से डेफिनेशन बनेगी। हम सोचे डेफिनेशन याद कर लें, रट लें, नहीं होगा, मिसिंग हो जाएगा। इसलिए हमें ये याद रखना है, पहले हम ए एम की डेफिनेशन ये लिख लें, फार्मूला, उसको उल्टा कर दें। उल्टा नहीं करें तो रेसिप्रोकल लिख लें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक्स जहाँ है वहाँ भी रेसिप्रोकल लिख लें हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर एच एम इक्वल टू n/सिग्मा 1/x, इसको उल्टा कर दिया। सिग्मा मतलब टोटल 1/x, तो 1/x1 + 1/x2, ये n वेरिएबल हैं अगर, तो इन सब का योग है और n ऊपर है। ये इसका फार्मूला हुआ। इसको शॉर्ट में हम इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल अपन n। ठीक है। रेसिप्रोकल अब खंडित श्रेणी में, ये तो व्यक्तिगत श्रेणी का हुआ, तो खंडित और सतत का तो बन जाएगा। कैसे? क्या बताया था कि जहाँ सिग्मा है, समेशन का साइन है ना, उसके अंदर f लगा दो। f लगाते ही वो खंडित श्रेणी का सूत्र होता है और जो खंडित का सूत्र है वही सतत का सूत्र होता है। देखिए, खंडित श्रेणी में एच एम इक्वल टू n/सिग्मा f × 1/x, ये ओनली सिग्मा 1/x था ना, इसमें f लगा दिया, f का गुना कर दिया, f 1/x। ये खंडित श्रेणी एज इट इज सतत श्रेणी में आ जाएगा, है ना। एच एम इक्वल टू n/सिग्मा f × 1/x। ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, x कहाँ से आया? तो जो मिड वैल्यू है वो x है। ठीक है। और यहाँ पर x दिया हुआ, बस इन दोनों में इतना ही फर्क है। भारित हरात्मक माध्य, वेटेड हार्मोनिक मीन यदि निकालना है तो भारित के लिए क्या बताया था मैंने? फ्रीक्वेंसी f की जगह w लिखना है ओनली, बस अपने आप फॉर्मूला बनेगा। तो WHM भारित हरात्मक माध्य इक्वल टू
सिग्मा डब्ल्यू, एन क्या होता है, एन यहाँ पर एन का मतलब क्या है, सिग्मा एफ होता है ना, फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो एफ की जगह डब्ल्यू, तो सिग्मा डब्ल्यू अपन सिग्मा एफ की जगह डब्ल्यू और 1/x, ये भारित हरात्मक माध्य हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने कि 2, 3 और 4 ये 3 डिजिट हैं, इनका HM निकालो। फार्मूला व्यक्तिगत शनि है, ये फार्मूला n नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने वैल्यूज है 1, 2 और 3, ऊपर लिख दिया 3, नीचे इनका रेसिप्रोकल लेना है 1/2 है ना, फिर 1/3 और 1/4, सबको प्लस किया, LCM कितना आ गया 12, तो ये 12 से ये 6, ये 4 और ये 3 है ना, तो यहाँ पे इसको सेट किया 3 इंटू उल्टा कर दिया इसको 12/13, 36/13, 2.77, ये इसका HM आ गया। ठीक है, इस तरह से करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। अब इसके विशेष उपयोग देखते हैं। जैसे गुणोत्तर माध्य में हमने पढ़ा था कि जनसंख्या की वृद्धि दरें, अनुपात वगैरह, उनका औसत निकालना हो तो गुणोत्तर माध्य का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ पर होता है, विशेष रूप से औसत गति निकालने में, एवरेज स्पीड निकालना है, चलन वेग वेलोसिटी निकालनी है, या वस्तु की मात्रा प्रति रुपया उस वे में, उस इकाई में दी हुई हो, तो ऐसे मूल्यों का औसत जो है वो HM द्वारा ज्ञात करते हैं। ये 3 स्थितियाँ याद रखना है, औसत गति, चलन वेग और वस्तु की मात्रा प्रति रुपया में अगर इकाई के में दिया हुआ हो और ऐसे मूल्यों का औसत निकालना हो तो HM द्वारा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 2 विशेष नोट लिखे हैं मैंने, यदि दूरी समान हो और चाल भिन्न भिन्न हो, ध्यान रखना, दूरी समान है, चाल अलग अलग है, तो औसत गति के लिए सरल हरात्मक माध्य, सिंपल हार्मोनिक मीन, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब अपन ये बात कर रहे हैं कि ये सरल हरात्मक माध्य और ये भारित हरात्मक माध्य, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो जब दूरी समान है, जैसे हम 10 किलोमीटर इस स्पीड से गए, वही 10 किलोमीटर वापस आते टाइम इस स्पीड से आए, तो आने और जाने की दूरी तो समान रही, केवल स्पीड ही अलग अलग है ना, तो सरल हरात्मक माध्य ज्ञात करेंगे। स्पीड मतलब जो चाल है उसको हम हमेशा x मानते हैं। ठीक है, दूसरा केस, यदि दूरी भी भिन्न भिन्न है और चाल भी भिन्न भिन्न है, ऐसी स्थिति में औसत गति यदि निकालनी है तो भारित हरात्मक माध्य से निकलेगी। इसमें दूरी को हमको W मानना है, भार मानना है, और चाल को जो हम ले रहे हैं, चाल को x मानना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि दूरी भी अलग अलग है और चाल भी अलग अलग है, तो दूरी को W मानना है, चाल को x मानना है, और फॉर्मूला ये वाला चलेगा, औसत गति इससे निकलेगी। क्लियर, अपन एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, A स्टेशन और B स्टेशन है, इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी मैंने यहाँ लिखी है 20 किलोमीटर है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 20 किलोमीटर। एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाती है, 10 की स्पीड से जाती है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, मतलब ये तो चाल दिख ही रही है, स्पीड है, और आते टाइम 15 की स्पीड से आती है, तो आने और जाने में दूरी समान हुई ना, एक ही दूरी पार की गई है, तो दूरी कोई मैटर नहीं है, केवल स्पीड ही अलग अलग है। अब कहाँ एवरेज स्पीड निकालो, तो केवल सरल हरात्मक माध्य से निकलेगा। सरल हरात्मक माध्य मतलब 10 और 15 का, जैसे अभी 2, 3, 4 का निकाला ना, वैसे 10 और 15 का औसत निकालना है। तो 10 और 15 दो चालें हैं, तो ऊपर हो गई 2, नीचे हो गया 1/10 प्लस 1/15, 10 और 15 का LCM 30, यह आ गया 3, यह आ गया 2, है ना, 5/30 नीचे आ रहा है, उसको व्यवस्थित किया तो 2 इंटू 30/5, इसको हमने पलट दिया, यहाँ पे 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल आई। ठीक है, कैसे निकला, सरल हरात्मक माध्य से, औसत गति सरल हरात्मक माध्य से निकलेगी। ध्यान ये रखना है कि जो दूरी पार की गई है वो समान है या असमान है। देखो और क्या हो सकता है, ये और क्या सवाल आ सकते हैं ऐसे,
एक हेलीकॉप्टर है, वर्गाकार मैदान के चारों ओर, ध्यान रखें मैं क्या बोला, वर्गाकार, स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजाएं चारों साइड इक्वल रहती है ना। और ये दे दिया एक हेलीकॉप्टर एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर ये और ये 4 तरह की स्पीड दे दी, इन चारों चाल से जाता है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। अपने को ध्यान रखना है कि वर्ग है, स्क्वायर है, हर साइड इक्वल है, इट मीन्स चारों की दूरी तो हो गई समान, केवल चाल ही अलग अलग है। तो कौन सा हार्मोनिक मीन निकलेगा, सिंपल सरल हरात्मक माध्य से औसत चाल निकलेगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ए बी सी और डी 4 स्टेशन हैं। ए बी के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी है, बी और सी के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी है, सी और डी के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो दूरी 1, 2 और 3 तरह की दूरी कवर की है। फर्स्ट 3 किलोमीटर 8 की स्पीड में गाड़ी चलती है, दूसरे 2 किलोमीटर 3 की स्पीड में गाड़ी चलती है, और अगले 2 किलोमीटर 2 की स्पीड में गाड़ी चलती है। हम ये देख रहे हैं चाल तो अलग अलग है, लेकिन इन चाल के द्वारा जो दूरी तय की गई है ना, वो भी टुकड़े अलग अलग हैं। तो दूरी भी अलग है, चाल भी अलग है। तो अब औसत चाल कौन से सूत्र से निकलेगी, भारित हरात्मक माध्य, वेटेड हार्मोनिक मीन, उससे निकलेगा। तो औसत चाल का ये हमने सूत्र लिखा, सिग्मा डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू इंटू 1/x। डब्ल्यू किसको मानना है, दूरी को, दूरी को हम डब्ल्यू भार मानते हैं और चाल को x मानते हैं। इसको हम टेबल बनाते हैं, ये दूरी w 3 2 2, ये 3 2 और 2, ये ले लिया, चाल x 8 3 2, ये 8 3 2। अब हमको क्या चाहिए, फार्मूले में देखिए सिग्मा w, तो w का टोटल ये आ गया 7, ये सिग्मा w तो आ गया। अब क्या चाहिए, सिग्मा टोटल चाहिए किसका, w इंटू 1/x। तो w इंटू 1/x कहें या w/x कहें, बात एक ही है। 3/8 2/3 2/2, w इंटू 1/x आ गया। अब इनका टोटल करना है, ये तीनों को अपन ने ये नीचे लिखा, इन तीनों का टोटल एलसीएम आ गया 24, ये इसका एलसीएम आ गया है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद 49/24 आ गया। इसको हम यहाँ रखते हैं, सिग्मा w अर्थात 7 अपन सिग्मा w इंटू 1/x 49/24 ये लिखा, इसको सही व्यवस्थित लिख दिया, उल्टा किया, 24 ऊपर आया, 7 इससे कटा, नीचे बटा क्या बचा 7, 24/7 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई है ना। 3 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसके हम गुण ले लेते हैं, हरात्मक माध्य के क्या गुण हैं। तो ये भी सभी मूल्यों पर आधारित है। देखिए अभी हमने सारे मूल्य लिए कि नहीं, किसी को भी एक को स्किप नहीं कर सकते हैं, तो सभी मूल्यों पर आधारित है। दूसरा, छोटे मूल्यों को अधिक भार और बड़े मूल्यों को कम भार दिया जाता है। इसमें ही समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है छोटे को ज़्यादा और बड़े को कम। कैसे, क्योंकि इसमें हम व्युत्क्रम करते हैं, 1/x करते हैं। जैसे 1/2 लिखें तो क्या आएगा 0.5, और 1/4 करें तो 0.25। तो बड़ा मूल्य उसका मूल्य कम हो जाता है और छोटे मूल्य का मूल्य इसमें ज़्यादा, मतलब छोटे को ज़्यादा वेटेज, बड़े को कम वेटेज होता है। इसी तरह से बीजगणितीय विश्लेषण इसमें भी संभव है। दोष क्या है, तो गणना जटिल है, इतने सारे व्युत्क्रम निकालना कठिन कार्य है। समांतर माध्य की तुलना में ये माध्य कठिन है, गुणोत्तर माध्य भी कठिन है, क्योंकि उसमें भी रूट निकालना पड़ता है। समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कभी इसकी जो औसत जो है वो दिए हुए मूल्यों से भी बाहर आ सकती है, इसलिए ये मूल्य समूह का प्रतिनिधित्व करेगा ऐसा हम इसमें नहीं कह पाते हैं। हरात्मक माध्य को हमने केवल इंट्रोडक्शन तक ही लिमिट रखा है, छोटा सा हमने एक समझाने का इसमें प्रयास किया है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हरात्मक माध्य को धन्यवाद।